हाँ तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं बारी बारी से हम लोग आज विस्तार से देखेंगे, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछले दिन हम लोगों ने धातु कर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अयस्कों का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण मुख्य रूप से हम देखते हैं कि धातु जो बहुत जल्दी रिएक्शन करके यौगिक का निर्माण कर लेते हैं और यौगिक के रूप में ही प्रकृति में विद्यमान होते हैं, चाहे वो पहाड़ों में हो, पत्थरों में हो, धरती के पृथ्वी के अंदर अर्थक्रस्ट में हो, तो ये धातु यौगिक के रूप में होते हैं। और जब इनको जमीन से खोद कर निकाला जाता है तो इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ वर्तमान में विद्यमान होती हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक होता है। और उन्हीं को दूर करने की, अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग अयस्क का सांद्रण करते हैं। उसके लिए बहुत से तरीके हैं। अलग अलग प्रकार के अयस्कों के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहले तो हम अयस्क को जो खोद कर निकाला गया है जमीन के अंदर से, तो उसकी बड़ी बड़ी अशुद्धियों को हाथ से या मैन्युअली उसको चून कर निकाल सकते हैं। और कुछ अशुद्धियों को हम अगर इसको चूर्ण कर लें, महीन चूर्ण बना दिया जाए मिल के सहारे या थ्रेशिंग करके इसको या हथौड़े से चोट करके चूर्ण कर लिया जाए और उसको पानी में घुला दिया जाए, तो उस तरह से भी बहुत सारे मिट्टी के कण और अन्य अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं और अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इसके बाद हम लोग मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक है फेन उत्प्लावन विधि, एक है गुरुत्वीय विधि और एक है चुंबकीय विधि। तो हम लोग जैसे पहले पढ़ते हैं फेन उत्प्लावन विधि के बारे में। ये सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप जानते हैं कि धातु मुख्य रूप से सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट और क्लोराइड, इन सभी आधात्मिक तत्वों के साथ यौगिक के रूप में विद्यमान होते हैं। यानी अयस्क कुछ कार्बोनेट होते हैं, कुछ सल्फाइड होते हैं, कुछ ऑक्साइड होते हैं, कुछ क्लोराइड होते हैं। तो इनको अलग अलग प्रकार के अयस्कों को सांद्रण के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है। जो धातु मॉडरेट रिएक्टिव हैं, थोड़े कम क्रियाशील हैं, मध्यम में जो रिएक्टिविटी सीरीज में, क्रियाशीलता सीरीज में जो बीच में आते हैं, वे अक्सर सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क बनाते हैं। और ये अयस्क में सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए ये फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एक बड़े हौज में एक टैंक ले लेते हैं, जो कि पानी से आधा या 2/3 भर दिया जाता है, और इसमें थोड़ा पाइन ऑयल, टार्पिन का तेल मिला देते हैं। इसमें कुछ टार्पिन का तेल मिला देते हैं और एक नली के सहारे हवा का तेज झोंका इसमें प्रवेश कराते हैं। क्या हमारा अपरेटस है, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा। एक टैंक ले लेते हैं और टैंक में 2/3 पानी भर दिए, उसमें कुछ पाइन का तेल मिला दिए, पाइन ऑयल मिला दिए, ताकि झाग बन सके। और हवा का तेज झोंका एक नली के सहारे उसमें प्रवेश कराते हैं और हवा के तेज झोंका से पूरा जो है इसमें पानी जो है वो उसमें पानी के अंदर हिलने से, हिलोर लेने से झाग उत्पन्न होगा और जो अशुद्धि सल्फाइड
अयस्क की है, सल्फाइड अयस्क जो होंगे वो झाग के साथ इसके ऊपरी परत पर आकर लग जाएंगे और इसी झाग में सल्फाइड अयस्क चूंकि जो हल्के होते हैं और वो इस झाग के में वो टंग जाते हैं ऊपर, और जो अशुद्धि है, जो मिट्टी है, बालू है, जो भारी अशुद्धियां हैं वे जल में यहाँ पेंदी में बैठ जाती हैं, पेंदी में बैठ जाती हैं। और हम क्या करते हैं कि झाग को फिर हम निकालकर अलग सुखा लेते हैं और सुखा लेने के बाद हमको प्योर सल्फाइड अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे अयस्कों के लिए? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए। अब बात करते हैं कि ऑक्साइड अयस्कों के लिए। नंबर 2 में अगला विधि है ऑक्साइड अयस्कों के लिए आपको गुरुत्वीय विधि। गुरुत्वीय विधि, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड, गुरुत्वीय विधि। इसमें कैसे अयस्कों के लिए प्रयोग में यह विधि लाई जाती है? तो यह है ऑक्साइड अयस्कों के लिए। ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण। ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग करते हैं किस विधि से? गुरुत्वीय विधि से। ऑक्साइड अयस्क भारी होते हैं, ऑक्साइड अयस्क वजन में भारी होते हैं, इसलिए इनको पहले क्रश करके, चूर्ण करके जल में घुला दिया जाता है। क्रश करके जल में घुला दिया जाता है और उसके बाद उस घोल को एक चबूतरानुमा, सीढ़ीनुमा चबूतरे पर हम लोग इसको गिराते हैं। इसको हम सीढ़ीनुमा चबूतरे पर जो घुले हुए घोल को, घुले हुए जो अयस्क जिसमें घुला हुआ चूर्ण करके जिनको घोल लिया गया है पानी में, उस घुले हुए जल को हम लोग सीढ़ीनुमा चबूतरे पर हम गिराते हैं और जैसे पानी इस पर गिरेगा, जो अयस्क चूंकि भारी होते हैं, तो ऑक्साइड अयस्क भारी होते हैं, तो वे चबूतरे पर जमते चले जाएंगे और जो हल्के अशुद्धियां हैं वो जल में घुली रह जाएंगी और वो पानी के बहाव के साथ बहकर बाहर निकल जाएंगे। ऑक्साइड अयस्क भारी होते हैं, इसलिए वे चबूतरे पर, सीढ़ीनुमा जो चबूतरा है इस पर जमते चले जाएंगे। कुछ इस सीढ़ी पर होंगे, कुछ इस स्टेप में, कुछ इस स्टेप में, ऐसे वो जमते चले जाएंगे और जो अशुद्धियां हैं वो जल में घुलकर वो जल के साथ बह जाएंगे और बाद में फिर इसको खुरच कर अलग कर लेते हैं और इस तरह से ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण हो जाता है। ये विधि अपनाई जाती है कि जब जो अशुद्धि है उनका घनत्व और अयस्क का घनत्व में काफी अंतर होता है, उनके लिए ये गुरुत्वीय विधि अपनाई जाती है। क्योंकि घनत्व में काफी अंतर होता है तो वो जल में घुल जाएंगे अशुद्धि, और जो अयस्क होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अशुद्धि ही बहुत भारी हो और अयस्क हल्के हो, तो उनको भी हम लोग जल के साथ बहा सकते हैं, जो बहा, और उस जल को बाद में हम सुखा लेंगे। तो इस तरह से अशुद्धि नीचे बैठे रह जाएंगे और हमारा अयस्क जल के साथ अलग हो जाएगा। तो इस तरह से 2 विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं सांद्रण के लिए।
पिछले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं फेन उत्प्लावन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें मैग्नेटिक मेटल्स के और शामिल होते हैं, यानी जो धातु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबक का प्रभाव जिन धातुओं पर पड़ता है, उनके अयस्कों के सांद्रण के लिए ये चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि दो हम लोग व्हील ले लेते हैं जो कि मैग्नेट का बना होता है। ये मैग्नेट का है और मैग्नेट का है और इस पर एक बेल्ट जो कैरिंग बेल्ट हम इस पर कैरिंग बेल्ट इस पर चलाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं कि ये किसी पुली के सहारे, मशीन के सहारे इसको नचाते हैं। ये नचते रहता है। ये मैग्नेटिक व्हील है जो चुंबकीय ये पहिया है और इस पर जब हम लोग चूर्ण किए हुए अयस्क को इससे हम गिराते हैं, गिराएंगे तो क्या होगा कि जो चुंबकीय पदार्थ होंगे, जो अयस्क होंगे, वे हमारे ऐसे इस व्हील के नजदीक गिरेंगे और जो बिना चुंबकीय पदार्थ हैं, अशुद्धि है, वे ऐसे दूर फेंकाएंगे और हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी अशुद्धियों को हम लोग अलग करते जाएंगे और इनको जो अयस्क हैं, सांद्रित अयस्क, ये सांद्रित अयस्क, ये जो अयस्क हैं वो सांद्रित अयस्क हैं और ये जो दूर फेंका रहे हैं वे ये अशुद्धि है, अशुद्धि है। इंप्योरिटीज जो होंगे जिन पर ऐसे आधारभूत पदार्थ है जो कि चुंबकीय नहीं है, जिन पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो चुंबकीय गुण नहीं रखते हैं, वैसी अशुद्धियां वो दूर फेंकाती हैं। क्योंकि बेल्ट नच रहा है पूरी तेजी से, तो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अपकेंद्रीय बल की वजह से ये अशुद्धियां दूर फेंकाएंगी और ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो अयस्क हैं, हमारे चुंबकीय अयस्क हैं, वो हमारे इस व्हील के नजदीक गिरेंगे, इसके नजदीक गिरेंगी और ये दूर फेंका जाएंगे। तो इस तरह से भी अयस्कों का सांद्रण कर लिया जाता है। तो हम लोग क्या अभी तक चर्चा क्या की है कि अयस्कों का सांद्रण के लिए ये तीन मुख्य विधि, जो पहला है फेन उत्प्लावन विधि, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। उसमें हम लोग झाग उत्पन्न कराते हैं पाइन का तेल मिलाकर पानी में, और झाग उत्पन्न कराते हैं और जिससे पूरा जो है अयस्क उसमें घुल जाता है पानी में, और घुलने के बाद जो हल्के अयस्क होते हैं वो झाग के साथ ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और उन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। इस तरह से सल्फाइड अयस्क अलग हो जाते हैं। अशुद्धि पेंदी में ही पानी में घुली रह जाती है, पेंदी में बैठ जाती है। इस तरह से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखें ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों में जो भारी होते हैं, जिनका घनत्व अधिक होता है अयस्कों का, उनको हम एक सीढ़ीनुमा चबूतरे पर चूर्ण करके और पानी में घोल के उस घोल को सीढ़ीनुमा चबूतरे पर गिराते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं कि जो भारी अयस्क है वो सीढ़ीनुमा चबूतरे पर जमा हो जाता है।
बैठते जाता है और अशुद्धियां जल के साथ बहकर बाहर हो जाती हैं। इस तरह से अयस्कों का सांद्रण, ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। उनको बाद में उस चबूतरे से, नुमा चबूतरे से खुरच के अलग कर लेते हैं, हमारा अयस्क अलग हो जाता है। फिर तीसरा विधि हम लोग यहाँ देखें कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें क्या हम लोग करते हैं कि पहले अयस्क को चूर्ण करके और अच्छी तरह से चूर्ण करने के बाद उसको एक कैरी बेल्ट पर, जो कि व्हील पर वो नचाया जाता है, चलाया जाता है, और वो जो व्हील होते हैं वो चुंबक का होता है। ये जो है चुंबकीय होता है, चुंबक का व्हील होता है, और इस पर बेल्ट हम नचा रहे हैं, और इस पर जब गिराया जाता है अयस्क को, चूर्ण किए हुए अयस्क को, तो बेल्ट के सहारे ये ऐसे आता है और यहाँ पर जो अशुद्धि होते हैं वो दूर फेंका जाते हैं, जबकि जो चुंबक का जो प्रभाव जिन अयस्कों पर पड़ता है, जो अयस्क चुंबकीय होते हैं, वे चुंबक से आकर्षित होकर वो दूर नहीं फेंका पाते हैं, इसके नजदीक गिरते हैं, और इस तरह से हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, चुंबकीय अयस्क को अलग कर लेते हैं। मुख्य रूप से ये विधि अपनाई जाती है लोहा, टीन, कोबाल्ट, निकेल, इन सभी धातुओं के अयस्कों का सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। फेरो प्लावन विधि का प्रयोग किए थे हम लोग सल्फाइड अयस्क के लिए, जैसे कि कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट हुआ, जिंक ब्लेंड है, लेड ब्लेंड है, कॉपर ग्लांस है। ऐसे अयस्कों से के सांद्रण के लिए हम लोग फेरो प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं, और ऑक्साइड अयस्कों के लिए गुरुत्वीय विधि अपनाते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग अयस्कों के सांद्रण के विषय में अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, यानी कि जारण, भर्जन और निस्तापन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अयस्क को सांद्रित अयस्क को अगला प्रोसेसिंग करते हैं धातु के निष्कर्षण में। उसमें होता क्या है कि धातु के जो सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क हैं, उनसे धातु के निष्कर्षण में आसानी नहीं होती है, तो हम पहले उनको ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करते हैं, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनका रिडक्शन कराया जाता है, और तब जाकर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है, और वे क्रूड धातु प्राप्त होता है। उसको फिर हम लोग शुद्धिकरण करके, प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो ये विशेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।